तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसएससी 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर। सेट नंबर 2 है, ये हमारा सेट 1 अपलोड हो चुका है, देखिए आप उसे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है देखेंगे हम, ये मॉडल पेपर सेट है, ये कुछ प्रश्न इसमें पूछे भी जा चुके हैं और कुछ नए प्रश्नों का समावेश भी है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार के हैं कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान हैं जबकि एक अलग है। विषम शब्द का चयन करना है। 4 शब्द हैं, फेरी, जहाज, नौका, पनडुब्बी। तो फेरी एक्चुअली वही होता है जो मालवाहक जहाज से सामान उतार के यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, उसे फेरी कहा जाता है। जहाज और नौका तो इनका काम है सामान्यतः सामान को यहाँ से वहाँ या लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाना। इसमें पनडुब्बी अलग है, ये युद्ध के लिए प्रयोग किया जाता है, सबमरीन जिसे कहते हैं हम। तो यहाँ पे सही विकल्प डी या नंबर 4 हो जाएगा। पनडुब्बी जो है ये थोड़ा सा अलग है, सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा। दूसरा है कि वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। तो 12 से 72 ठीक है, तो पहला से दूसरा, यानी कि दूसरा से पहला तो ठीक है। 18 के बाद क्या होगा, 22 42। तो देखिए 12 छंग 72 होता है। और इस टाइप के थोड़ा सा वैसे करके देखें तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो सी हो जाएगा कि 18 नहीं है 162 होता है, ठीक है। तो सी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि नंबर 3 162। अब आगे देखेंगे नंबर 3। नंबर 3 है कि इन एक सर्टेन कोड लैंग्वेज, यानी कि एक कोड भाषा में हार्वेस्ट को 22 21 7 24 20 3 10 लिखा जाता है। हाउ विल फार्मर बी कोडेड इज इन दैट लैंग्वेज, यानी फार्मर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए से लेकर जेड तक आप फटाक से याद रखें, ज़्यादा अच्छा है। ए 1 है, जेड 26 है और ओ 15 है, ठीक है। तो ए ओ याद रखें, थोड़ा सा आसान रहेगा। तो आप देखेंगे एच जो है ये 8 पे है। एच अगर देखा जाए उसका कॉमन अगर हम गणना करें तो एच बराबर 8 होता है, ठीक है। तो इसमें 8 कहीं पर है नहीं, ठीक है, वो भी आगे बढ़ते हैं। ए देख लेते हैं, तो ए 1 होता है, इसमें 1 कहीं पर है नहीं, ठीक है। इसके बाद आर देखेंगे तो आर जो होता है, आर 18 नंबर पे है, तो इसमें 18 कहीं पे है ही नहीं, ठीक है, ये लिखते जाइएगा नंबर। और वी की बात कर लें तो वी जो है ये 22 होता है, तो क्या इसमें 22 है, 22 है, लेकिन ये वी की जगह पर नहीं है, ठीक है। इसके बाद ई देखें तो ई बराबर 5 होता है, तो क्या इसमें 5 है, नहीं है। और एस की अगर हम बात करें तो एस बराबर कितना होता है, 19 होता है, तो क्या इसमें 19 कहीं पे है, नहीं है। और टी की बात कर लें तो टी बराबर 20 होता है, तो क्या इसमें 20 है, हाँ 20 है, लेकिन वो इन ऑर्डर पे नहीं है। तो अगर सिंपल देखें तो एच बराबर 8 होता है, तो एच इसमें सबसे पहले है। इसको अगर हम पलट दें, यानी कि पलट के देखें तो 10 हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि प्लस, यानी कि पूरे में +2 कर दिया गया है और क्रम को उलट दिया गया है। तो इस क्रम से चलें तो h बराबर 8 + 2, तो 10 सही है। तो स्टार्ट करें हम t से, तो t अगर देखें तो t 20 होता है, तो इसका 22 कर दिया +2 22। और s जो है 19 होता है, तो 2 ऐड कर दिया 21 हो गया। ई की बात करें, ई का मतलब 5 होता है, तो उसमें भी 2 ऐड कर दिया तो 7 हो जाता है, यानी कि 22 21 7 24 ऐसे आ गया। तो अब फार्मर की बात करें तो फार्मर को उलट देंगे, एफ जो है वो आर की जगह आ जाएगा, यानी कि क्रम इनका ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब एफ 6 हो गया, 6 में 2 कर देंगे 8, तो देखिए किसके सबसे अंतिम में 8 है, ठीक है। अब ए की जगह, ए का मतलब 1 होता है, तो उसमें 2 हो जाएगा, 3 उसमें वो 3 हो गया, ठीक है। ए की जगह 3 आ जाएगा। दाहिने से बाएं ओर की बात कर रहे हैं, है ना, दाएं से बाएं ओर, 8 के बाद 3। और एफ ए आर, तो आर जो है 18 होता है, तो 18 में हम 20 जोड़ देंगे, सॉरी 18 में 2 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि 8 3 20। अब m की बात कर ले तो m जो है, m का मतलब 13 होता है, 13 में 2 जोड़ देंगे 15,
तो 20 के बाद 15, ठीक है। अब ई की बात कर लें तो ई जो होता है ई 5 होगा, 5 + 2 तो ई 7 हो जाएगा। और आर की बात कर लें तो आर जो है 18 होता है, तो इसमें 2 जुड़ जाएगा तो 20, यानी कि 20 7 15, 20 3 8, यानी कि विकल्प सी या नंबर 3 जो है ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल मतलब थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगा है कि सिंपल इनका क्रम जो है अलग बदल दिया गया है, यानी जो नंबर 1 पे है नंबर लास्ट पे है, सेकंड लास्ट पे है, थर्ड लास्ट पे है, ऐसा हो गया है। तो उस थ्रू ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे चौथा नंबर है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड वर्ड, यानी कि द सेम वे इज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड, यानी कि जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है उसी प्रकार तीसरे शब्द से संबंधित एक शब्द का चयन करिए। मेडिसिन, डिसीज, फूड, तो बताना है कि जिस प्रकार जो बीमारी है वो दवाई से संबंधित है, तो भोजन किससे संबंधित है, तो भोजन जो है भूख से होता है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी या 3 हो जाएगा, हंगर, ठीक है। अब देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न है कि सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, मतलब इसमें जो श्रृंखला है तो प्रश्नवाचक निशान पे क्या आएगा वहाँ पे आपको बताना है। 17, 21, 30, 46 और 71 है, इसके बाद बताना है कि नेक्स्ट क्या होगा। तो सिंपल लॉजिक लगाएं सबसे पहले, तो 17 + 4 21 होता है, ठीक है। अब 21 + 9 30 होता है, और 30 + 16 46 होता है, और 46 + 25 71 होता है। तो जब ये निकालेंगे तो आप पाएंगे कि जो इनके बीच का अंतर है, यानी कि 4 है, 9 है, 16 है, 25 है और 36 है, ये संख्याओं के वर्ग हैं, यानी कि जो 4 है वो 2 का वर्ग है, 9 जो है 3 का वर्ग है, 16 जो है 4 का वर्ग है, 25 जो है 5 का वर्ग है, और 36 जो है 6 का वर्ग है। तो 2 3 4 5 2 3 4 5 6 आ गया। तो इसके बाद अगला संख्या 7 होगा, तो 7 7 49, तो सॉरी 5 तक है, 2 से लेकर 5 तक है ना। 71 जो है 46 + 25 71 होता है, तो वो 25 तक है, यानी कि 5 है, 2 3 4 5। तो अगला संख्या क्या आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, तो 6 का जो वर्ग है वो 36 होता है। तो 71 में जब 36 जोड़ देंगे आप तो क्या आएगा, 107 आएगा, इसलिए यहाँ पे सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। अब देखें छठवां नंबर है कि सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप इज द शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। जैसे अब इनमें जो शब्द जोड़ी दिए गए हैं, देखना है कि सही बताते हैं कि नहीं, वो देखना है आपको। जैसे क्लॉक टाइम, यानी कि घड़ी जो है समय देखने का काम आता है, और एनोमीटर स्ट्रेंस, तो कह सकते हैं नहीं, असल में जो एनीमोमीटर होता है जिसे कि हम हिंदी में पवन वेग मापी कहते हैं, ये पृथ्वी के तल पर पवन का वेग नापता है। और जो स्ट्रेंस है असल में ये जब हमारे मांसपेशी या टेंडन्स में कोई समस्या होता है उसको बताता है स्ट्रेंस, तो पहला जो है गलत हो जाएगा। और टेसोमीटर की बात करें तो ये उपकरण है जो कि जो भी संरचना है उनके भीतर कोई तनाव होता है उसको मापने का काम करता है, ठीक है। यानी कि जब किसी भी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उसमें जो विरूपण होता है उसको मापने का काम करता है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा बैलेंस स्केल, बैलेंस की बात करें तो संतुलन, और स्केल की बात करें तो पैमाना। तो बैलेंस यानी संतुलन का मतलब होता है कि किसी भी द्रव्यमान या वजन को उच्च परिशुद्धता के साथ मापा जाए, बैलेंस कहलाता है। जबकि पैमाना की बात करें तो किसी भी किस्म का हो सकता है, यानी कि मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, या कुछ भी स्केल, ठीक है। तो ये भी सही नहीं है। तो चौथा देखेंगे एमीटर, तो चौथा सही है एमीटर, जो कि करंट या विद्युत धारा नापने का काम करता है, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा छठवें का, ठीक है। अब आगे देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न कि एज ऑफ फरवरी 2025, यानी कि फरवरी 2025 के हिसाब से वो इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के प्रधान जो राष्ट्रपति हैं कौन है। श्रीलंका में क्या है, कुछ समय पहले लगभग 2-3 वर्ष पहले एक काफ़ी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था, इसके लिए प्रश्न है ये। तो जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में 2025 में, फरवरी 2025 के अनुसार वो हैं
अनुरा कुमार दिसानायके, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, और अगला है 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न है कि नेम द फिजिसिस्ट हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन, यानी कि आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की, और दिस 1932 डिस्कवरी लेड टू हिज विनिंग द नोबेल प्राइज, और 1932 में उनकी यह खोज ने उन्हें नोबेल प्राइज प्रदान कराया। तो ये कौन थे? तो देखिए, न्यूट्रॉन जो है जेम्स चैडविक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सही विकल्प बी है, क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की थी, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव होता है या माइनस होता है। ठीक है, चार्ज की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, जेम्स चैडविक। अगला है 9वां नंबर प्रश्न की कोलाथुनाडू, वल्लुवानाड एंड थेक्कुमकुर वेयर एंशियंट स्मॉल टाइम किंगडम्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के किस राज्य में, यानी कि पुराने भारत के किस राज्य में कोलाथुनाडु और वल्लुवानाड और थेक्कुमकुर प्राचीन छोटे राजवंश थे? बिहार, केरला, गुजरात या कर्नाटका? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि यह केरला राज्य में थे। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है 10वां नंबर कि सर थॉमस रो केम एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड टू विच मुगल एम्परर्स कोर्ट, यानी कि जो सर थॉमस रो जो कि जेम्स प्रथम जो कि इंग्लैंड के राजा थे उनकी तरफ से राजदूत बनकर किस मुगल सम्राट के दरबार में आए? तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे 1615 ईस्वी में, 18 सितंबर 1615 ईस्वी में। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी जहांगीर हो जाएगा। और असल में सर थॉमस रो का भी भारतीय इतिहास में अंग्रेज़ों का जो टारगेट था उसका पूरा करने में महत्वपूर्ण नाम माना जाता है, क्योंकि हुआ क्या था, ये भारतीय इतिहास के संदर्भ में जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो का आना एक महत्वपूर्ण घटना था, क्योंकि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय उपमहाद्वीप में एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में पहला कदम था। अब ये भी बात कर लें कि सर थॉमस रो को मुगल दरबार में क्यों भेजा गया, तो इसका वजह यह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम से भारत के साथ व्यापार करने का शाही चार्टर तो मिल गया था, और उसी समय इनका एक दूत था जिसका नाम विलियम हॉकिंस, यह 1608 में जहांगीर से मुलाकात करता है, लेकिन इसको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जो विलियम हॉकिंस है यह सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और उस समय पुर्तगालियों ने भारत के साथ सफल व्यापारिक संबंध स्थापित कर चुके थे, और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध मुगल दरबार को प्रभावित कर दिया था, इसलिए अंग्रेज लोग उनसे नहीं मिल पा रहे थे। इसलिए भारतीय इतिहास में सर थॉमस रो का जहांगीर से मिलना एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है ना। और ब्रिटिश जो जेम्स फर्स्ट थे उन्होंने अपना इसे एम्बेसडर नियुक्त किया, ये बहुत अच्छा वक्ता भी थे। ठीक है, तो इसलिए सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा, जहांगीर। और 11वां है कि नेम द मीडिया कंपनी दैट परचेज द लेजेंडरी स्टूडियो ऑफ 21st सेंचुरी फॉक्स, किसने खरीदा था इसे? डिज्नी ने खरीदा था। तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे। और 12वां नंबर है कि व्हाट इज द मोर कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का और क्या नाम है? तो इसे शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है। तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। अगला है 13वां नंबर कि विच ऑफ दिस बोन्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर, यानी कि हमारे मानव कान का इनमें से कौन सा हड्डी है जो भाग नहीं है? मेलियस, इनकस, फीमर या स्टेप्स? तो फीमर जो है जांग की हड्डी है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी हो जाएगा कि फीमर जो है यह मानव कान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब मानव कान की अगर हम बात करें तो हमारे मानव कान में 3 हड्डियां होती हैं जिनको सम्मिलित रूप से ऑसिकल्स कहा जाता है, जिसमें शामिल हैं मेलियस, इनकस और स्टेप्स। तो मेलियस जो है
यानी कि जो तीनों हड्डी हैं ये हमारे मिडिल ईयर यानी कि मध्य कान में स्थित होती हैं और ध्वनि जो तरंग हैं उनको आंतरिक कान तक पहुंचाने का काम करती है, जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब हर किसी का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। जो अगर हम मैलियस की बात करें तो जो मैलियस है इसे हथौड़ा भी कहा जाता है और यह कान के पर्दे से जुड़ी होती है और ये जो बाहर से जो भी कंपन आता है आवाज़ वाली उसको इनकस तक पहुंचाने का काम करता है। और इनकस की बात करें तो इनकस जो कि मैलियस और स्टेपीज के बीच स्थित होता है, ये कंपन को स्टेपीज तक पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद स्टेपीज की बात करें तो स्टेपीज जो है ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और इनकस से जो कंपन है उसको प्राप्त करके आंतरिक कान में पहुंचाने का काम करता है। तो ये जो तीनों हड्डियां हैं एक प्रकार की श्रृंखला बनाती हैं जो कि ध्वनि तरंगों से उत्पन्न कंपनों को आंतरिक कान के तरल पदार्थ में संचारित कर देती हैं, जहाँ पर श्रवण तंत्रिका होती हैं उनके द्वारा मस्तिष्क तक ये संदेश पहुंचाए जाते हैं और हमें सुनाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि फीमर जो है ये कान की हड्डी नहीं बल्कि हमारे जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट है 14वां नंबर प्रश्न कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय सलमान रुश्दी। तो सलमान रुश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा है और इन एरिया ऑफ डार्कनेस की बात करें तो इसे नहीं लिखा है। द सैटेनिक वर्स भी लिखा है सलमान रुश्दी ने और सेम भी लिखा है। तो जो सही विकल्प है वो बी हो जाएगा, इन एरिया ऑफ डार्कनेस, जिसे कि वी.एस. नायपाल ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है 15वां नंबर प्रश्न कि द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशन, वेयर इज इट हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है रोम इटली में है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो सन 1961 में इसे स्थापित किया गया था, जो कि दुनिया भर में भूख से लड़ने वाला और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला एक अग्रणी संगठन है। अगला देखेंगे 16वां नंबर प्रश्न। 16वां नंबर है कि इन विच ईयर सांची स्तूपा वाज डिस्कवर्ड आफ्टर बीइंग अबैंडन्ड फॉर नियरली 600 ईयर्स, यानी कि लगभग 600 सालों तक भुला दिए जाने के बाद किस वर्ष सांची स्तूप को खोजा गया था? तो 1818 में इसे खोजा गया था, यानी कि फिर से खोजा गया था। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा 1818। नेक्स्ट है 17वां नंबर कि विच ऑफ दीज वर्ड्स रिफर्स टू साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग, यानी कि घरेलू कुत्तों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को सीनोलॉजी कहा जाता है। तो सही विकल्प बी हो जाएगा, CYNOLOGY, सीनोलॉजी। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम क्रेमेस्टिक्स की अगर हम बात करें, क्रेमेस्टिक्स की बात करें तो ये जो है जो नंबर 1 विकल्प है क्रेमेटेस्टिक्स, असल में यह धन के अध्ययन को बताता है, विशेष रूप से किसी अर्थव्यवस्था या व्यवसाय के भीतर धन कमाने और धन संचय करने से शामिल प्रक्रियाओं के बारे में बताता है हमें क्रेमेटिस्टिक्स। ठीक है, और ये जो नंबर सी है क्रेनियोलॉजी या क्रॉनियोलॉजी की बात करें तो खोपड़ियों के अध्ययन को क्रॉनियोलॉजी कहा जाता है, जबकि कार्पोलॉजी की अगर हम बात करें तो वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जो कि फलों एवं बीजों के अध्ययन से संबंधित है, कार्पोलॉजी। तो यहाँ पे डोमेस्टिक डॉग्स का जो साइंटिफिक स्टडी है उसे सीनोलॉजी कहा जाता है। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, सीनोलॉजी। नेक्स्ट है 18वां नंबर प्रश्न की द अराकू वैली ए टूरिस्ट रिसोर्ट इज लोकेटेड नियर विच ऑफ दिस सिटीज ऑफ साउथ इंडिया। तो अराकू वैली जो है यह असल में विशाखापट्टनम में स्थित है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, विशाखापट्टनम। और 19वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि द रूइंस ऑफ द एंशिएंट सिटी ऑफ हम्पी जो शहर है जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट। वर्तमान समय में किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तेलंगाना, बिहार, हरियाणा या कर्नाटका। तो यह कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न की नेम ऑफ द ऑथर वो वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 फॉर हिज बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है असल में, क्योंकि इन्हें क्या है कि हालिया में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार के द्वारा शशि थरूर को डेलीगेट्स जो विदेशों में गया था उसमें एक सदस्य के रूप में इन्हें नामित किया गया था। और चूँकि शशि थरूर काफ़ी सम्मानित भी हैं और काफ़ी अच्छे वक्ता भी हैं, तो उनके द्वारा यह लिखा गया था
जो कि साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता है 2019 में। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, शशि थरूर, याद रखिएगा ये। और नेक्स्ट है कि वेटरन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर एंड फेमिनिस्ट सावित्रीबाई फुले हेल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, है ना। तो सावित्रीबाई फुले जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और एक महिलावादी जो नेता थी, उनका जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र राज्य में हुआ था, पुणे में। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। बस बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और कोई अगर ज़रा भी कुछ दिक्कत हो कमेंट करें। नमस्कार।